नेशनलिज्म इन यूरोप, हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का नेशनलिज्म यूरोप, सेकंड चैप्टर हिस्ट्री का नेशनलिज्म इन इंडिया। ये दो चैप्टर का वेटेज सबसे ज्यादा होता है बोर्ड एग्जाम्स में। ओके, और नेशनलिज्म इन यूरोप सबसे ज्यादा स्ट्रगलिंग चैप्टर रहेगा अंडरस्टैंडिंग में। तो हम हमेशा क्या करते हैं, जब भी कोई भी इसका टॉपिक हम करेंगे तो हम फोकस करेंगे उसके कंसेप्ट पे, वो क्यों हो रहा है, हिस्ट्री में जो भी हो रहा है क्यों हो रहा है, किस सोच से हो रहा है। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करें, फिर उसके बाद आगे। राइट नाउ नेशनल, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये हमारे चैप्टर का नाम है, नेशनलिज्म इन यूरोप। फर्स्ट ऑफ ऑल तो नेशनलिज्म समझना जरूरी है ना, ये नेशनलिज्म क्या चीज है, तभी हमें समझ में आएगा। नेशनलिज्म किसको रेफर करता है, refers to not freedom exactly. Nationalism doesn't refer to freedom और देशभक्ति और पेट्रियोटिज्म कहते हैं उसे, उसको रेफर नहीं करता नेशनलिज्म। नेशनलिज्म है कि एक कंट्री, हाउ अ कंट्री यूनाइटेड, एक जो देश है, एक जो देश है वो कैसे एक हुआ है, ये है नेशनलिज्म। यूरोप में लगभग 48 कंट्रीज है, लगभग 48 कंट्रीज है। और इन 48 कंट्रीज में से बहुत सारी कंट्रीज बड़ी बड़ी कंट्रीज है ना, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जिसका मेंशन इसमें भी है, चैप्टर में भी है। तो ये देश कैसे बने, ये देश कैसे बने, तो वो है नेशनलिज्म। अब जो कंट्री यूनाइट हुआ है और देश जो बना है, कैसे बना है, कोई रीजन होगा, यूनिटी का कोई एक रीजन होगा। अब देश धर्म के आधार पे एक हो सकता है, लैंग्वेज के आधार पे एक हो सकता है, वॉर से एक हो सकता है, काफी सारे रीजंस। तो वही एक्सप्लोर करता है नेशनलिज्म इन यूरोप। तो सबसे पहले हम इस पर्टिकुलर फोटो को एनालाइज करेंगे नेशनलिज्म के नाम। नेशनलिज्म इन यूरोप जैसे ही चालू होता है, राइज मतलब अब हर देश एक होना चालू हो जाएगा, हर देश एक होना चालू हो जाएगा। तो उसके बेसिस ये एक फोटो पहले दी। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो पर्टिकुलर पेंटिंग है, ये फेडरिक सोरियो शख्स ने बनाई। ये है वो शख्स फेडरिक सोरियो, इनने बनाई है पेंटिंग। ठीक है, तो क्या सोच के बनाई है ये पेंटिंग, और ये पेंटिंग जो है किस बारे में, यस रेफर करती है, दर्शाती है। हम पेंटिंग को टॉप टू बॉटम एनालाइज करेंगे। ओके, सबसे टॉप पे आने को है फ्रैटर्निटी। एग्जैक्टली वही ट्रेस किया है। फ्रैटर्निटी लिखा तो है पर स्पेलिंग क्या है, TY होता है ना, या TE लिखा हुआ है। तो फ्रांस में, फ्रेंच लैंग्वेज में थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है वर्ड पे, पर इससे मीनिंग चेंज नहीं होगा। फ्रैटर्निटी चाहे हिंदी में बोलो या फ्रांस बोलो या जर्मन में बोलो, फ्रैटर्निटी हम इंग्लिश में कह रहे हैं, हम हिंदी में भाईचारा कह रहे हैं।
पता होगा सबको फ्रेटर्निटी क्या होता है, आपके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसका आइडिया दिया हुआ है। तो यहां पे फ्रेटर्निटी को बहुत यहां पे सिग्निफाई कर रहे हैं, जो आर्टिस्ट है वो फ्रेटर्निटी को सिग्निफाई कर रहे हैं। और कौन कर रहा है इस फ्रेटर्निटी को सिग्निफाई? जीसस। जीसस सिग्निफाई कर रहे हैं। अब जीसस क्यों? क्योंकि यूरोप में जो धर्म है, जो रिलीजन है, वो क्रिश्चियनिटी है। जीसस क्राइस्ट के मरने के बाद क्रिश्चियनिटी आई, इसलिए यहां पे फ्रेडरिक सोरियो ने जीसस क्राइस्ट को सिग्निफाई किया, दिखाया। जीसस क्राइस्ट एक तरह से फ्रेटर्निटी को प्रमोट कर रहे हैं। देखिए ये जो आर्ट है, मेरी जो समझ में आ रहा है वो मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं, हो सकता है आपकी समझ के हिसाब से आपको कुछ और लगे, राइट। ऊपर यहां पे जीसस फ्रेटर्निटी को प्रमोट कर रहे हैं, आसपास एंजल्स हैं, आसपास एंजल्स हैं, और ये कहां देख रहे हैं? डायरेक्टली नीचे देख रहे हैं। जो ये जीसस हैं और ये एंजल्स है ऊपर की, डायरेक्टली नीचे देख रहे हैं इस पर्टिकुलर दृश्य को, इसको देख रहे हैं। यहां पे लोग जो हैं, जितने भी लोग हैं, ये सब यूरोप से, ये यूरोपियन ऑडियंस है, ये यूरोपियन ऑडियंस है। अलग अलग कंट्री को रेफर कर रहे हैं, अलग अलग कंट्री है, जर्मन फ्लैग है, फिर पीछे इटली का फ्लैग, नहीं सबसे आगे फ्रांस है, सबसे आगे फ्रांस है, फिर जर्मनी है। ये हल्का सा पता लिखा भी हुआ है यहाँ पे, अगर आप एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में देखोगे आपको नहीं दिखेगा, पर अगर हम यहाँ पीडीएफ से अगर ऐसे देखें या फिर एक्चुअल में जो पेंटिंग है फ्रेडरिक सोरियो की, इंटरनेट पे भी अगर देखेंगे तो यहाँ क्लियरली दिखेगा। और वैसे भी जर्मनी का ही फ्लैग है, ये पैटर्न जो है जर्मनी के पैटर्न का फ्लैग है, ये फ्रांस के पैटर्न का फ्लैग है। तो अगर ये जर्मनी और ये फ्रांस है तो ये क्या है? ये कौन है? दिस इज लिबर्टी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। चलिए लिबर्टी भी बात कर लेते हैं। तो यूरोप की जनता, यूरोप की ऑडियंस, हर देश की ऑडियंस लिबर्टी की तरफ जा रही है। अब लिबर्टी को इजी शब्दों में क्या बोलेंगे हम? फ्रीडम, फ्रीडम बोलेंगे। मतलब यहां की जनता फ्रीडम की तरफ जा रही है, आजादी की तरफ जा रही है। पर आजादी किससे है? सवाल भी तो यह है कि आजादी किससे है? आजादी, वो उसका भी जवाब पेंटिंग में दिया हुआ है। आजादी है राजाओं से। ये जो है ये राजा के रिमेन्स है। मतलब पूरे यूरोप में, देखिए अब मैं पूरी कहानी को कंक्लूड करता हूं। पूरे यूरोप में राजा राज चलता है, पूरे यूरोप में राजा राज चलता है। सबसे पहले राजा राज खत्म कहां पे होता है? फ्रांस में होता है। फ्रांस में डेमोक्रेसी का आइडिया आता है, लिबर्टी का आइडिया फैलता है, फ्रेटर्निटी का आइडिया फैलता है, इक्वालिटी का आइडिया फैलता है। फ्रांस में तो ये सब आइडिया फैलते हैं और फ्रांस के आइडिया पूरे यूरोप में फैलते हैं। तो धीरे धीरे जो जनता है वो राजा राज को खत्म करके आजादी की तरफ, डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ रही है। ये आइडिया है इस पूरे पेंटिंग का, है ना? क्लियर हुआ? कोई क्वेश्चन है? क्या बेटा? एंजल्स क्यों? ऊपर से जब भगवान देखते हैं, एंजल्स इसलिए दिखाई जा रही है बेटा, ये जो है भगवान है क्रिश्चियनिटी में एंजल्स होती है। अब ऊपर ये हेवन से देख रहे हैं, एक तरह से हेवन से देख रहे हैं।
हेवन में जीसस है तो हेवन में जीसस उनके साथ एंजल्स भी नीचे देख रहे हैं। ऐसा तो नहीं ना हेवन में अकेले जीसस है, एंजल्स भी उनके साथ। तभी तो हेवन में मजे होते हैं, एंजल्स है। आई होप दिस इज क्लियर, दिस इज क्लियर, राइट। नाउ वी कैन हियर द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। क्या है, किसका सपना है? डेमोक्रेसी का और रिपब्लिक का सपना है। द पैक्ट बिटवीन नेशंस, द पैक्ट बिटवीन नेशंस, अ प्रिंट प्रिपेयर्ड बाय फ्रेडरिक सोरियो। पैक्ट मतलब जो जितने भी देश है कहां जा रहे हैं? डेमोक्रेसी और सोशल रिपब्लिक की तरफ जा रहे हैं। तो ये पर्टिकुलर आइडिया है, ठीक है, ओके। जो आइडिया मैं आपको शेयर कर रहा हूं वो आइडिया जिसके आधार पे इस पर्टिकुलर पेंटिंग ने यूरोप को इंस्पायर किया है, इस पर्टिकुलर पेंटिंग ने यूरोप को इंस्पायर किया है, आइडिया फैलाया है, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, लिबर्टी का आइडिया फैलाया है, नेशनलिज्म का आइडिया फैलाया है, रिपब्लिक का आइडिया फैलाया है इस पेंटिंग ने। मैं आपको इसलिए पढ़ा ताकि आप समझ जाओ कि किस फोर्स ने पूरे यूरोप को ड्राइव किया है। जब हम ये आइडिया पढ़ते हैं ना, ये फिलॉसफी जब हम देखते हैं, और भी चीजें और बताऊंगा, अभी जब ये फिलॉसफी जब हम देखते हैं तब उसके बाद आगे चीजें बढ़ती हैं, फिर हमें सिचुएशन समझ में आएगी कि कौन किस मोटिव से क्या कर रहा है। आम जनता है उनको आजादी चाहिए, जो राजा है उनको क्या चाहिए? कंट्रोल चाहिए। अब स्टार्टिंग में जो कुछ कुछ चीजों के बारे में दिया हुआ है, बिट्स एंड पीसेस के बारे में दिया है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले दो टर्म्स दिए हुए हैं, एब्सोल्यूटिस्ट। इसका सेम रेफरेंस आप उससे समझिए, उस पर्टिकुलर फोटो से समझिए। पहला वर्ड है एब्सोल्यूटिस्ट। इसको अगर मैं इजी वर्ड में आपको बताऊं, ये रिलेट करता है मोनार्क से। मोनार्क, मोनार्क का इजी वर्ड है किंग, एब्सोल्यूटिस्ट किंग। मतलब जो एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब क्या है कि जो पावर है, पावर कॉन्सेंट्रेटेड, कॉन्सेंट्रेटेड बाय वन इंडिविजुअल। मतलब देश में जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं वो किसके द्वारा लिए जा रहे हैं? एक के द्वारा। मतलब पूरी पावर, पूरी शक्ति, देश को चलाने की पूरी शक्ति सिर्फ एक के पास, जो इनके पास रहती थी, मोनार्क्स। मोनार्क्स इसी के काउंटर में, इसी के काउंटर में, मतलब यहां पे फोटो में दिखाया गया कि राजाओं की बहुत चलती थी, इसी के काउंटर में पेंटर ने आइडिया दिया है एनलाइटनमेंट का और यूटोपियन सोसाइटी का। एनलाइटनमेंट शायद गलत, शायद वर्ड्स करो, PGHTNMAT। अब ये एनलाइटनमेंट क्या चीज है? अभी हमने एब्सोल्यूट समझ लिया, अब एनलाइटनमेंट वर्ड समझ। आपके पेंटिंग के रेफरेंस में सब स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ जा रहे थे, स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ जा रहे थे। स्टैचू ऑफ लिबर्टी ने एक टॉर्च पकड़ी हुई थी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी ने एक टॉर्च पकड़ी हुई है, हमने देखी हुई है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी तो देखी हुई, न्यूयॉर्क में सबसे बड़ी फेमस, सबसे बड़ी वो है, मूर्ति है स्टैचू, वो फ्रांस ने गिफ्ट की थी।
हाँ, तो टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट, जनता चल रही है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तरफ और टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट की तरफ। ये एनलाइटनमेंट एक क्या चीज है? अ स्टेट ऑफ, अब एनलाइटनमेंट जो चीज है, अब अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग डेफिनेशन है इसकी। सच बताऊं इसको डिस्क्राइब करना थोड़ा सा, मतलब इतना भी मुश्किल नहीं है, पर आप बता तो दोगे, पर इसको डिस्क्राइब करना बहुत ही वाइड रेंज में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सब बता देते हैं, समझ कोई नहीं पाया एनलाइटनमेंट। अगर मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो गीता में भी दिया हुआ है इसके बारे में, एनलाइटनमेंट क्या होती है। अ स्टेट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर, एक बार मैंने गीता सुनी थी तो मैंने सुना था कि एनलाइटनमेंट उसी वही बंदे के पास एनलाइटनमेंट है जिसके पास सेल्फ रियलाइजेशन है, और उसे पता है कि उसके साथ क्या हो रहा है और वो क्या कर रहा है। हाँ, बता, दो तीन चीजें, दो तीन पर्सपेक्टिव से बताऊंगा आपसे। मोक्ष, काइंड ऑफ लाइक दैट, आई थिंक मोक्ष ही है। और अ स्टेट ऑफ अल्टीमेट नॉलेज, अ स्टेट ऑफ अल्टीमेट नॉलेज, मतलब जिस पर्सन के पास एनलाइटनमेंट आ जाती है उसके पास ज्ञान की कमी नहीं है। हमारी हिस्ट्री के रेफरेंस में गौतम बुद्धा, हमारी रेफरेंस में, हिस्ट्री के रेफरेंस में गौतम बुद्धा को एनलाइटमेंट मिली थी 25 की उम्र में, वो घर से भाग गए थे और ऐसे 30-35 की उम्र तक, नॉट 35 के उम्र तक उनको एनलाइटमेंट मिल चुकी थी। अभी उनको भगवान जैसे लोग मानते हैं, पूछते हैं। ये आइडिया है एनलाइटनमेंट का। तो फिर एनलाइटनमेंट क्या इस पेंटिंग से, इस चैप्टर से या लोगों से क्या लेना देना है? आज भी हम देखा जाए तो एनलाइटमेंट पाने के लिए लोग बाबाओं के पास जाते हैं, कुछ फर्जी होते हैं, कुछ नहीं होते, पर एनलाइटमेंट के लिए जाते हैं ताकि उनको ये चीजें मिल सके, कहीं ना कहीं ये चीजें मिल सके। तो फिर हमारी पेंटिंग जो डेमोक्रेसी और रिपब्लिक को जो प्रमोट कर रही है, हमारी पेंटिंग जो डेमोक्रेसी और रिपब्लिक को जो प्रमोट कर रही है, वो एनलाइटमेंट कैसे देगी? फ्रीडम से। एनलाइटमेंट मिलेगी हमें फ्रीडम से। गौतम बुद्धा के रेफरेंस में बता देता हूं, फ्रीडम उनके, जब उनको फ्रीडम मिली तो उनको एनलाइटमेंट कैसे मिली? प्रिंस थे, सब था उनके पास, 25 साल थी, लेकिन असलियत में 25 साल की उम्र तक उन्होंने कुछ देखा नहीं था। जब उन्होंने कुछ चीजें पहली बार देखी, मौत देखी, गरीबी देखी और भूख देखी लोगों की, खुद ने एक्सपीरियंस नहीं किया पर लोगों की देखी, लोगों की मौत देखी, उनकी गरीबी देखी, उनकी भूख देखी, तब उनको रियलाइज हुआ कि मैं किस स्थिति में मैं रह रहा था और लोग किस स्थिति में रह रहे हैं। तो वो राजपाट छोड़ के इसी चीज में एनलाइटमेंट की जर्नी के लिए ही चले गए थे, फ्री हो गए थे, मतलब अपने राजपाट से फ्री होके। सिमिलरली अभी राजा राज के अंडर में है, सब कंट्रोल राजा राज के अंडर में है, लोगों को फ्रीडम नहीं है। जब डेमोक्रेसी होगी तब आइडिया, इक्वालिटी का आइडिया, लिबर्टी का आइडिया, फ्रीडम का आइडिया, फ्रेटर्निटी भाईचारे का आइडिया, कोऑपरेशन का आइडिया, ये सब फैलेगा, तो एनलाइटमेंट आने के चांसेस ज्यादा है। आज आप लोगों के पास भी फ्रीडम है, हम डेमोक्रेटिक कंट्री में जी रहे हैं, आपके पास फ्रीडम है, तो
आप एनलाइटमेंट की तरफ आपकी खुद की जर्नी सेट कर सकते हैं। पर अगर राजा राज के कंट्रोल में, किसी और के कंट्रोल में, तो खुद की जर्नी सेट करना मुश्किल हो जाता है। तो उस पेंटिंग से इसको इस हिसाब से दिखाया गया कि कैसे लोग एनलाइटमेंट की तरफ जा सकते हैं। और एक बार वो एनलाइटमेंट की तरफ चले गए, एक बार वो डेमोक्रेसी की उस पर चले गए, तो वो एक यूटोपियन सोसाइटी, इसको मैं अलग से लिखता हूं, तो वो एक यूटोपियन सोसाइटी बना सकते हैं। अब ये यूटोपियन सोसाइटी क्या है बोला? यूटोपियन सोसाइटी अगर हमें याद हो या हमने ध्यान दिया हो, तो पेंटिंग का क्या नाम है? फेडरिक सोरियूज यूटोपियन विजन। फेडरिक सोरियूज यूटोपियन विजन मतलब फेडरिक सोरियो के हिसाब से परफेक्ट दुनिया, परफेक्ट दुनिया। तो इसी हिसाब से यूटोपियन सोसाइटी क्या हो जाएगी? परफेक्ट वर्ल्ड। ऐसी दुनिया जहां सब खुश है। परफेक्ट क्या होता है? अब हर किसी के हिसाब से परफेक्ट अलग अलग होगा। अगर हम राजा के हिसाब से परफेक्ट बोलेंगे, परफेक्ट क्या है तुम्हारे हिसाब से? कि लोग मेरी सुने, मेरी वाहवाही करें। लेकिन अगर हम लोगों के हिसाब से, जो जनता है, जो डेमोक्रेसी की तरफ जा रहे हैं, हम उनको बोलेंगे परफेक्ट क्या है? इक्वालिटी, लिबर्टी, ये परफेक्ट है। तो यूटोपियन सोसाइटी यही होता है, परफेक्ट सोसाइटी होती है। पर दुख की बात यह है, यूटोपियन सोसाइटी कभी अचीव नहीं हो सकती, परफेक्ट दुनिया कभी अचीव नहीं हो सकती। सोच के देखना, इवन गॉड्स, भगवान जो ऊपर से देख रहे हैं, वो भी परफेक्ट नहीं है। हम कोई सी भी भगवानों की अगर बात कर ले तो वो भी परफेक्ट नहीं है। भले ही वो परफेक्शन के इमेज में बने हो, भले ही उनका इमेज जो है, इमेजिनेशन जो है या डिपिक्शन जो है वो परफेक्शन में हो, पर वो तब भी परफेक्ट नहीं है। तो दिस, इवन दो वी कैन ट्राई टू क्रिएट अ परफेक्ट वर्ल्ड, हमारी कोशिश है, पूरी है कि हम परफेक्ट दुनिया बनाएंगे, पर ये पॉसिबिलिटी नहीं है। आप डेफिनेशन के हिसाब से भी जाओ यूटोपिया के, तो क्या है? अब विजन ऑफ अ सोसाइटी दैट इज सो आइडियल, आइडियल मतलब दैट इज सो परफेक्ट दैट इट इज अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट। मतलब ऐसी सोसाइटी, एक ऐसी आइडियल सोसाइटी जो एग्जिस्ट नहीं कर सकती, परफेक्ट वर्ल्ड। आई होप अब क्लियर हो गया होगा पूरा। तो ये हमारा स्टार्टिंग का पूरा इंट्रोडक्शन था, आइडिया था नेशनलिज्म का, फेडरिक सोरियो की पेंटिंग का, एनलाइटनमेंट है ना, एनलाइटनमेंट, यूटोपिया एंड एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्क।